देखिए बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है टिक्नोमेट्री। और अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले इसका मतलब क्या है ये निकाल लेते हैं। देखिए, अगर इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो इसमें तीन रूट हैं। एक तो है ट्राई, और ट्राई रूट कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है तीन। ट्राई जियो यानी कि GON प्लस मेट्री, और इन तीनों शब्दों का ही मतलब आप जानते हैं। इंग्लिश में मैंने रूट्स बखूबी आपको कराए हैं कि मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और ट्राई का मतलब होता है तीन, और जियो का मतलब क्लोज्ड फिगर। और जितने भी क्लोज्ड फिगर हैं, जितनी भी बंद दुनिया में आकृति हैं, उन सबको कहा जाता है पॉलीगन। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिनकी भुजाएं बहुत सारी हों। आपको पता है एक लाइन और दो लाइन से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनता, कम से कम तीन लाइन चाहिएगी तब जाके कोई क्लोज्ड फिगर बंद आकृति प्राप्त होती है। और दुनिया में जितने भी क्लोज्ड फिगर्स हैं उन सबको बहुभुज यानी कि पॉलीगन कहा जाता है। ट्राइंगल एक ऐसा बहुभुज है जिसकी नंबर ऑफ साइड सबसे कम है। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज 3। ठीक है भाई। अब चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हैं और आपका आधा घंटा तो इसी में बच गया कि 20 क्वेश्चन मेरे पास पहले से ही पीपीटी में लिखे हुए हैं। यहां पर आपको टिक्नोमेट्री का भी मैं बेसिक आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नजर हम क्वेश्चंस पे डाल लेते हैं कि अगर वैल्यूज आपको याद हैं और वैल्यूज का ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन अगर आपको आता है, तो मैं नहीं समझता कि 10 सेकंड से ज्यादा टिक्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई वक्त लगेगा। राइट। टिक्नोमेट्री की करीब 14 क्लासेस हैं। डिपेंड करता है आपके डाउट्स पर कि कितने आप डाउट्स लाते हैं, लेकिन उन 14 क्लास में जैसे जैसे आप टिक्नोमेट्री के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि बहुत सारी जो वैल्यूज हैं उनके इंटरप्रिटेशंस आपको प्राप्त होंगे। कुछ अंदाजे आपको लगाने पड़ेंगे और उन अंदाजों के हिसाब से आप इजीली क्वेश्चन का विद इन नो टाइम आंसर कर पाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहां पर हमें स्पीड और एक्यूरेसी पर मेन फोकस रखना है। टिक्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ट्राइंगल, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर ट्राइंगल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। बिकॉज ये दुनिया में जितनी चीजें ना वो अंतिम सत्य तीनों पर ही टूटता है, तीन चीजों पर टूटता है, सत रज तम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जितने भी हमारा दुनिया का सच है, सत्य को तीन हिस्सों में ही तोड़ा जा सकता है, फिलोसॉफिकल भी, साइंटिफिकली भी। तो टिक्नोमेट्री में ये ट्राइंगल जो है ना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर। ज्यादा साइड्स हो जाती हैं, ज्यादा भुजाएं हो जाती है ना, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ज्यादा आयामों में आप हाथ बढ़ाने लगते हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। राइट। अब इसके क्वेश्चंस में कैसे वैल्यू लगानी है। वैल्यू मैं समझता हूं कि आप सब लोग 11th-12th पढ़ के आए हैं। साइन कॉस टेन की 0 से लेके 90 तक सबको वैल्यू आती होंगी। मैं आपको एक क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको करने हैं, और उसके पश्चात हम इसके बेसिक्स की बात करेंगे। देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है सॉल्व करने में समय लगे। उसका कारण क्या है कि कॉट की जगह आप कॉस अपॉन साइन रखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रिक की क्या बात है। ट्रिक का सीधा सीधा सा सिंपल फंडा है कि आप अल्फा का कोई भी मान ले लीजिए। नॉट डिफाइंड वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। उसके अतिरिक्त आप अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जो वैल्यू क्वेश्चन में रखनी है वही आंसर में रखनी है। चाहे वो 45 ले लीजिए, चाहे वो 30 ले लीजिए, चाहे वो 60 ले लीजिए, हर वैल्यू से आपका आंसर वही आएगा। मैंने लिया 45, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का क्यूब 1/2√2, और फिर ये कितना होता है 1, 1 + 1, यहां पे तो देखिए आ गया 1/2√2, और ये कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 1/√2 आएगा। सिमिलरली ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1 होता है, यहां से भी 1/√2 आएगा। आंसर 1/√2 + 1/√2 कितना आना चाहिए 2/√2। कब आना चाहिए, जब अल्फा की वैल्यू मैंने 45 ली है। केवल ऑप्शंस में अल्फा की वैल्यू 45 रखिए। 2√2 कहां से आएगा, ऑप्शन बी से। इससे नहीं आएगा, इससे 0 आएगा, इससे कितना आएगा 1/2 आएगा, और इससे कितना आएगा 2 आएगा। हमारा 2/√2 कहां से आएगा, ऑप्शन बी से। आंसर इज ऑप्शन बी। ये एक बेसिक ट्रिक है जो कि मैं आपको शुरुआत वाले चैप्टर में, जैसा मैंने कहा टिक्नोमेट्री के 5 चैप्टर हैं,
ये रेशियो एंड टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला जो है ये चैप्टर है। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, फिर आता है आपका इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, फिर आता है आपका हाइपरबोलिक टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस। सिंपल ट्रिक, ये पहली ट्रिक का उद्घाटन मैंने अभी किया है, बहुत ही बेसिक ट्रिक है जिसको कि मैं फ्री में बहुत बच्चों को दे चुका हूं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जैसे जैसे हम टिक्नोमेट्री के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में जाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक ट्रिक हर जगह काम करेगी, वहां पर ऑब्जर्वेशंस काम करेंगे। क्योंकि आपको मान लिया 47.5 की वैल्यू पूछी जाए तो वो नहीं पता, लेकिन मैं वो अंदाजा दे दूंगा कि 47.5 की वैल्यू क्या होती है। आपको पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? 10-15 की वैल्यू निकालने के लिए आप 10 45 - 30 a माइनस भी नहीं लगाएंगे, वो ऑब्जर्वेशन में आपको दूंगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रिक्स जो हैं वो और आपको मिलती जाएंगी। अभी इस चैप्टर में करीब 296 या 300 क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं कि 200 के करीब क्वेश्चंस वो इन्हीं ट्रिक्स से होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेक द सेकंड क्वेश्चन। यस, हैव यू सीन द क्वेश्चन? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या गया है, ये एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए ऑप्शंस के साथ आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसका मान क्या होगा। हमारा सीधी सी बात है, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। थीटा की वैल्यू मैंने 90 ले ली या 0 डिग्री ले ली तो कोई परेशानी। हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जिस पर कि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, परिभाषित न हो पाए। 0 पे ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 1 और ये 0 हो गया। 0 + 1 + 0 आंसर इज 1। कोई टाइम नहीं लगा। और देखिए ये लिखे लिखाए क्वेश्चन है पीपीटी में, आपकी पहली क्लास में काफी है। देखिए अगर x का मान 0 और 90 के बीच में है तो इस फंक्शन का मान क्या होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, 45। और आप जानते हैं 45 पे 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। थीटा बराबर आपने 45 रखा, 1 + 1 2 - 2 0, LHS बराबर RHS, यानी कि थीटा = 45 लेने पर हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर इज 45। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को नहीं पची हो तो बात बताइए। किसी को अपच तो नहीं है भाई इसमें? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन। x is acute, then what is the value of this? Under root? Yes. कुछ भी वैल्यू ले लीजिए लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। 90 पर ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। रामानुजम के बारे में कहा जाता है अ मैन हु नोज इंफिनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप सभी नंबर्स का सम करें तो उसने सिद्ध कर दिया नेगेटिव आएगा। नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम करें तो उसने सिद्ध कर दिया नेगेटिव आएगा। मैं कभी बताऊंगा आपको, क्योंकि वो व्यक्ति इन्फिनिटी को जानता था। अगर अनंत तक हम चले जाएं तो उसका आंसर उसने नेगेटिव निकाल के दिखा दिया था। एक ही इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में कहा जाता है द मैन हु नोज इन्फिनिटी। क्या अब आपको आश्चर्य नहीं होता क्यों -1/6 होता है? कभी प्रूफ करके देखा है आप? मैंने कहा कि नेचुरल नंबर्स के सभी नेचुरल नंबर्स का इन्फिनिटी तक का सम कितना होता है? -1/6। कैसे भाई -1/6 कैसे हो सकता है? आश्चर्य नहीं होता? लेकिन एक वो व्यक्ति था जो अनंत को जानता है। और अनंत की मैं इसीलिए आपको बार बार परिभाषा कहता हूं कि आप कभी भी मैथमेटिक्स में, क्योंकि जिन कंपटीशंस की आप तैयारी कर रहे हैं अभी वो पीएचडी लेवल नहीं है, उन सब में आपको केवल और केवल सूक्ष्म ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। मैं इसीलिए इन्फिनिटी के बारे में बार बार कहता हूं, इन्फिनिटी इज लाइक अ सी। इन्फिनिटी एक समुद्र की तरह है। समुद्र में से 2 लोटे पानी निकाल लो या डाल दो, ये आगे बहुत सारी, ये मैं फिलॉसफी आपको बता रहा हूं, ये आगे बहुत ज्यादा काम आपकी आने वाली है अगर आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स रखते हैं तो। समुद्र में आपने 2 लोटे पानी डाल दिए तो समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ जाएगा, समुद्र का लेवल नहीं बढ़ जाएगा।
और समुद्र में से तुमने 2-3 नदी निकाल भी ली तो भी समुद्र पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। समुद्र समुद्र है, उसमें अथाह पानी है, चला जाए आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वही इन्फिनिटी है, वही अनंत है। अनंत की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती, बिकॉज परिभाषा उस चीज की होती है जिसको कि आप डिफाइन करें, और जिस चीज को आपने डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया, उसको कन्फाइन कर दिया, परिभाषा की बाउंड्रीज में बांध दिया। टू डिफाइन समथिंग इज टू कन्फाइन दैट। किसी को डिफाइन करने का मतलब उसको आपने कन्फाइन कर दिया, संकुचित कर दिया, दायरे में बांध दिया। लेकिन इन्फिनिटी के कोई दायरे नहीं है, इसीलिए नॉट डिफाइंड वैल्यू कभी भी नहीं लेनी। और मैंने मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में बताया कि नॉट डिफाइंड से नहीं जूझना। हम केवल और केवल देखते हैं कि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड कहां है। तो ऐसी कोई वैल्यू ना लें, क्योंकि 90 लेने पे तो ये नीचे 0 आ जाता है। नीचे 0 का मतलब ही नॉट डिफाइंड है, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ओके, कोई और वैल्यू ले लो भाई, 0 ले लें। 0 लेने पे देखिए x की वैल्यू अगर आपने यहां पर 0 ली तो आंसर कितना आया? 1। बात समझ में नहीं आई? आ गई? अब बताओ कहां 0 लेने पे 1 आ रहा है? एक तो पहले से आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या? और कहीं आ रहा है 0 लेने पे 1? नहीं आ रहा। यहां से तो नॉट डिफाइंड आएगा, यहां से नॉट डिफाइंड आएगा, और कहीं 0 लेने पे 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो आंसर इज sec x प्लस 10x। कोई परेशानी किसी को हुई हो तो बताइए। दिस इज कॉल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये केवल ट्रिक का एक आयाम है, और मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, और बुक से आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। ये पहली क्लास है टिक्नोमेट्री की जिसमें बिना बेसिक डिस्कस किए मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। अभी कोई मैंने बेसिक नहीं बताया, और जब मैं बेसिक डिस्कस करूंगा तो जिसको टिक्नोमेट्री की टीवी नहीं आती कि ये ट्राई क्या होता है, जियो क्या होता है, उसको भी ये समझ में आ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? अगला देखिए भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? बताएं क्या लूं? थीटा बराबर 0 ले लूं अगर बुरा ना माने तो आप? भाई मुझे तो जो चीज सिंपल लगती है, मेरा समय बचाएगी, वही लूंगा। थीटा बराबर जब आपने 0 लिया तो यानी कि ये हो गया 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 2। आंसर 2 आना चाहिए थीटा बराबर 0 लेने पे। ये रहा भैया आंसर 2। बताओ भाई किसको अपच हुई? आ गया समझ में? नहीं? 5 सेकंड तो नहीं लगे। ये केवल और केवल आपकी ट्रिक नंबर 1 काम कर रही है। अभी मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया ही नहीं, और जब मैं ऑब्जर्वेशन दूंगा तो आप देखेंगे कि आप 16 की वैल्यू से भी खेलेंगे, 20 की वैल्यू के से भी खेलेंगे, सबसे खेलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप डिफेंस फोर्सेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? यदि हां तो इस वीडियो को जरा पूरा देखें। डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स आर डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स स्किल्स अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। यानी तनावपूर्ण स्थितियों में आप कैसा सोचते हैं, इस प्रकार से इन टेस्ट को डिजाइन किया जाता है। इस पेपर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर लिया जाए, सेकंड्स में क्वेश्चन का हल निकाल लिया जाए। इंग्लिश में भी कैसे आप एक मीनिंग से हजारों मीनिंगों को सेंस आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है एनके गोस्वामी, मैं इंडियन एयरफोर्स से एक्स सर्विसमैन हूं, और पिछले 16 साल से मैं बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराता हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए दी हुई लिंक पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्री डेमो स्टार्ट करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8954777199 इस पर व्हाट्सएप करें, जिससे कि आपको फ्री डेमो प्राप्त हो सके। जल्दी करिएगा, क्योंकि इस कोर्स के लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जिससे कि आपको विजुअल हो। हाँ भाई बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये ऑप्शंस हैं, दीज आर द ऑप्शंस। कोई भी थीटा का मान ले लें जो तुम्हारी श्रद्धा हो। देखो भाई ऐसा मान मत लो जो नॉट डिफाइंड हो जाए। कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। समुद्र में तुम देखिए, समुद्र में कोई लोटा पानी डाला है, कुछ जोड़ने घटाने, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, प्लस माइनस। अब अनंत में तुम प्लस माइनस जोड़ दो तो कुछ अंदाजा लगेगा तुम्हें क्या बीमारी हो रही है? तो नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं लेनी, अभी से समझा के चल रहा हूं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में मैं ये भी बताऊंगा कि नॉट डिफाइंड कैसे लें, लेकिन पहली क्लास बेसिक समझ। थीटा बराबर ले लो 45,
अरे कुछ और ले लो, जीरो इसे क्या लेना देना, इच्छा है तुम्हारी 90 ले लो, क्यों परेशानी हो रहे हो। 90 लेने पे कितना होगा ये 10 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। 45 पे कोई नॉट डिफाइंड है क्या, 30 पे कोई नॉट डिफाइंड है क्या, 60 तो 45 30, देखिए थीटा बराबर मैंने यहां पर लिया 45 डिग्री, कोसेक 45 कितना होता है, √2 माइनस 1/√2 कितना हो गया, 1/√2। बताओ भाई, भाई इसकी वैल्यू √2 हुई, इसकी कौन सी हुई, 1/√2। तो √2 माइनस 1/√2 को मैं 2 माइनस 1/√2 यानी 1/√2 कह सकता हूं। सिमिलरली इसको भी 1/√2 कह सकता हूं, इसको मैंने 1/√2 कह दिया, और जब यहाँ 45 लेंगे ये भी 1/√2 हो गया, और जब यहाँ 45 लेंगे तो कितना हो गया, 2। आंसर कितना आ गया, 1 इज एन आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, कोई डाउट। आगे देखिए, इफ x बराबर दिस वन, y बराबर दिस वन, z बराबर दिस वन, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा। बताओ अल्फा बीटा की क्या वैल्यू लें, कहीं कुछ कहा तो गया नहीं है, मैंने ले लिया अल्फा बराबर बीटा बराबर 0, किसी को कोई आफत तो नहीं आएगी। 0 ले लिया तो x बराबर क्या हो गया r, y बराबर क्या हो गया 0, और z बराबर क्या हो गया 0। पूछा गया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो r स्क्वायर 0 0, आंसर इज r स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कैसी भी हिंदी इंग्लिश मीडियम कैसी भी दिक्कत हो तो बताइए। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंपल ट्रिक पहली, और आपका सबका काम चल रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं क्योंकि शब्द थोड़े दर दर हुए हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, और दीज आर द ऑप्शंस। अल्फा बीटा ऊपर की तरह 0 ले लिए मैंने, और अल्फा बीटा 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना 1, आंसर इज 1। आई होप आई एम क्लियर। अगला देखिए, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा बराबर 2 है, तो साइन 13 अल्फा, साइन की पावर 13 अल्फा और कोसेक 13 अल्फा क्या होगी। देखिए कहां पे सेटिस्फाई करेगा, 90 पर, क्योंकि यहां से भी 1 आना चाहिए, यहां से भी 1 आना चाहिए, यहां 1 कब आएगा 90 पर, तो यानी अल्फा बराबर कितना हो गया 90। अब यहां पे रख दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। चाहे आपको साइन की पावर 13 अल्फा, कोसेक की पावर 13 अल्फा का पूछा जाए, या 25 अल्फा का पूछा जाए, या 50 अल्फा का पूछा जाए, आंसर हर स्थिति में 2 आएगा। आंसर विल बी 2 इन ईच एंड एवरी केस। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो अगर यहां नहीं दिख रहा तो यहां लिख दीजिए, तो आपको पूछा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये कब सेटिस्फाई करेगा 45 पर, ये वैल्यूज जानते हैं आप, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, आंसर। आई होप आई एम क्लियर। और देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसका मान क्या होगा, बताएं भाई क्या करें। कुछ भी ले लो जो मन करता है, ट्रिक में सोचने की जरूरत है ही नहीं। ए बराबर मैंने ले लिया 0, 0 लेने पर देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ए बराबर 0 लेने पर 4 कहां से आएगा भाई, ए बराबर 0 लेने पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसी से बनना है हमारा, आंसर इज दिस। समझ में आ रहा है ना भाई। ए बराबर 0 लेंगे तो कॉस ए कितना हो जाएगा 1, 1 - 1, यहां से भी 0, यहां से भी 0, यहां से कितना आ रहा है 4, आंसर। आई होप आई एम क्लियर। कोई गलती हुई मुझसे, हाँ कहाँ क्यों डिस्कस, बात मत करो, ठीक। अरे श्रद्धा है तुम्हारी, 90 ले लो, आंसर वही आएगा। 90 ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, घर पे खूब समय खराब करो ले लेके वैल्यू, ओके। आंसर विल बी सेम इन ईच केस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आपने कोई वैल्यू ली और 2 आंसर आ रहे हो, तो तुम्हारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है उस वैल्यू से, दूसरी ले लो, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो 2 तो कम से कम एलिमिनेट हो गए, तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी भी 50% रही।
रही है नहीं? मैं कल आपको प्रोबेबिलिटी सिखाई है, तुक्का मारना सिखाया है, सट्टा लगाना सिखाया है। ओके नेक्स्ट। हाँ भाई बताएं क्या ये भी का चक्कर है? हाँ तो फिर देखिए, दिमाग तुरंत लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है दिमाग लगाने में। इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने भी क्या कहा, ए और बी की वैल्यू मान लो, चलो मैंने 1 1 मान ली, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो 1 1 मानी 45, आंसर कितना आ गया 0। तो थीटा बराबर ए बराबर बी बराबर 1 रखने पर 0 देखो किस ऑप्शन से आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। और नन ऑफ दीज की सही होने की प्रोबेबिलिटी केवल 3 से 4% होती है। ये मैं आपको मेटा स्टडी करने के बाद बता रहा हूं। व्हाट इज मेटा स्टडी? हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये गुरु ज्ञान दे रहा हूं कि नन ऑफ दीज आंसर केवल 3 से 4% ऑप्शंस का होता है। कभी इसके साथ मत जाइए अगर तुक्का मारना हो तो। अब हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, या तो ये होगा या ये होगा। 10 20 10 10 20 30 40 ऐसे करके करते हैं ना, हेड टेल तुक्का मारते हैं, तो 50% सही जाएगा आपका तुक्का। ध्यान रखना, जीतने की संभावना कितनी है 50%। केवल दो ही ऑप्शन रह गए, एक सिक्के के दो पहलू। कल प्रोबेबिलिटी करा चुका हूं, अभी शायद मैं उसके आकंठ से बाहर नहीं निकला हूं तुक्केबाजी से, राइट। चलो समय नहीं लगाना, तुमने तुरंत कर लिया ना इतना तो। लेकिन अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हम ए और बी की वही वैल्यू लें। आप ए और बी की कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं, बताएं क्या। वेरी गुड। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे ट्रिक चल रही है। बी की वैल्यू मैंने मानी √3 और ए की वैल्यू मैंने मानी 1। क्यों? क्योंकि तब हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तब हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। √3 कब होता है 60 पर। अब आप रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बी और ए की वैल्यू वही रखूंगा जो 10 में आती हो, जिससे मुझे थीटा पता चल जाए। बी बराबर √3 रखा, ए बराबर 1 रखा, तो आप जानते हैं √3 कहां आता है 60 पे। या फिर बी बराबर 1 रखता, ए बराबर √3 रखता, तो आपको पता है ये कहां आता है 30 पर। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, ये भी नहीं आता हो तो भी मैं इसकी चर्चा आपसे आगे करूंगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाना चाहता हूं जो कुछ पढ़े लिखे ना हो तो भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला, यदि tan² x बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा? जल्दी से बताइए, अरे बताओ। देखो x बराबर मैंने ले लिया 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे अभी आप जानते हैं क्या हुआ था, ये कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर 3। 3 = 1 - e², तो e² की वैल्यू कितनी हो गई -2। बताओ भाई, समझ में आ गया? अब वैल्यू किसकी पूछी है? इसकी। ओके, sec 60, sec 60 का मतलब कितना हुआ cos 60, cos 60 कितना होता है cos 60 अगर 1/2 होता है तो sec 60 2 होगा या नहीं? ठीक है। tan³ x, x क्या होता है, tan x क्या होता है, tan 60 क्या होता है √3, और √3 का क्यूब कितना होगा कोसेक 60, sin 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना होगा इसका उल्टा 2/3। 3 दूनी 6 और 2 8। आंसर हमारा 8 आना चाहिए। इसमें तो किसी भी बुद्धिजीवी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, e² बराबर -2 लेने पर हमारा आंसर 8 कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। आ रहा है? -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, e² बराबर -2 रखेंगे तो 4 की पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 होती क्या है 8 होती है। सबको पता है ना? बुद्धि थोड़ी कमजोर हो तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। आई होप आई एम क्लियर। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखिए।
ये वही देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ये लो स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे। हाँ भाई, जीरो आंसर, अच्छा जीरो पे सेटिस्फाई। देखिए अगर कोई इफ वाली कंडीशन दे रखी है तो वो तो हमें क्वेश्चन में लेके चलनी है। क्वेश्चन जो कहता है उसकी शर्तों को संतुष्ट करते चलिए, सेटिस्फाई करते चलिए, उससे कोई पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इसी यही आपको मार्क्स दिलवाएगा। थीटा बराबर जीरो पर ये सेटिस्फाइड है, थीटा बराबर जहां जीरो रखेंगे तो आंसर कितना आएगा -3, लेकिन -3 ऑप्शन में नहीं है तो मैं कहूंगा 3, क्योंकि हो सकता है क्वाड्रेंट की वजह से हो, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो। क्वाड्रेंट यहां मेंशन नहीं है, क्वेश्चन इतना ही है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद चलते हैं हम दिस वन। क्वेश्चन सबको दिख रहा है। इफ यदि 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस गामा साइन गामा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा हो तो, और ये बराबर किसके हो, के के हो, तो के का मान क्या होगा। अब आप देखिए कब सेटिस्फाई कर रहा है, जब आप अल्फा बीटा गामा को जीरो मानेंगे तभी तो सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो मानेंगे तो 1 1 1 कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1 बराबर के, तो के का मान कितना आया 1। तो अल्फा बीटा गामा लेने पर के का मान 1 आना चाहिए, ना तो बी से आएगा ना सी से आएगा, हाँ ए से आ जाएगा। आंसर इज ए। क्लियर, कोई डाउट, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 3 है तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 4 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन को समझने में तो कोई परेशानी नहीं। देखिए थीटा बराबर मैंने ले लिया कितना 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 लिया तो a का मान कितना आ गया 3, और b का मान कितना आ गया -4। पूछा क्या गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आंसर इज 25। क्लियर, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इस तरीके से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। गॉट इट, कोई आश्चर्य तो नहीं है, ओके। अगला देखिए, अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसीए कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर, चुने राह विजेता बनने की। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस हैं उसके। इफ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c है तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। देखो मैंने लिया पहले थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 पर a बराबर c आ गया, आंसर 0 पे कितना आना चाहिए b। a बराबर c रखने पर b आंसर कहां से आ रहा है, a बराबर c रखने पर b आंसर कहां से आ रहा है, a बराबर c रखने पर b आंसर कहां से आ रहा है, इन दोनों से। कोई परेशानी तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो भाई ये 2 आंसर नहीं हो सकते हमारे, अब इनको तो सोचना ही बेकार है इनके बारे में, तो ठीक है। आपने देखा एक वैल्यू लेने पर 2 आंसर आ रहे थे, लेकिन मेरी कोई 0 से रिश्तेदारी नहीं है, मैंने ले लिया थीटा बराबर 90। अब बताओ क्या करोगे, और जब थीटा बराबर मैंने 90 लिया तो थीटा बराबर 90 लेने का मतलब क्या हो गया, b बराबर माइनस का c, और आंसर हमारा 90 लेने पे क्या आना चाहिए a। b बराबर माइनस c रखो तो a कहां से आएगा, ऑप्शन इससे। b बराबर माइनस c रखने पर इससे वो नहीं आएगा, तो आंसर हमारा कौन सा हुआ a। तो ध्यान रखना जो आपका आंसर है वो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो 0 है, चाहे वो 30 है, चाहे वो 60 है, चाहे वो 90 है। क्लियर, और जो आंसर नहीं वो एक आध पे करेगा, एक आध पे नहीं करेगा। जैसे ये बेचारा आंसर नहीं है डी ऑप्शन,
एक पे कर रहा है, एक पे नहीं कर रहा। यहां पूर्णता होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। और देखिए आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन है, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये सब झंझट है, इसका मान क्या होगा? लो, अरे लो, सोचना नहीं है इन क्वेश्चंस में भाई, ये तो बेसिक क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूं पहले चैप्टर से। थीटा बराबर क्या लेना है जिससे कि आप वैल्यू लेने के आदी हो जाएं, अभ्यासी हो जाएं, उसके बाद ही तो मेरी आगे की कॉम्प्लेक्स की यात्रा सफल होगी। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 14वीं क्लास में आप इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इतने जटिल हो जाएंगे कि टेक्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर बाज की तरह टूटेंगे आप और उसको कर पाएंगे। थीटा इज इक्वल्स टू ले लीजिए, क्या ले लूं, 0। चलो बिना देखे b बराबर कितना आ गया p और a बराबर कितना आ गया q। पूछा क्या है ये AP, p का मतलब क्या है AB माइनस BQ का मतलब AB माइनस AB, ये तो कट गया आपस में 0। अच्छा आगे चलते हैं, Q का मतलब A, तो ये कितना हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई है ऑप्शन में? आंसर इज दिस। आई होप आई एम क्लियर। बताओ, कोई खिचड़ी तो नहीं पकाई है? ठीक है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n है, तो थीटा एलिमिनेंट क्या होगा? एलिमिनेंट का मतलब एलिमिनेट कर देना थीटा को, थीटा शामिल ही न हो। क्या करें बताइए? कोई भी मान ले लीजिए थीटा का। हाँ, थीटा इक्वल्स टू 45 लें आप। 45 कह तो रहे हैं, फिर कुछ काम भी तो करो भाई। 45 ले लिया तो m बराबर 2, n बराबर 1/√2। चलो साहब ठीक है, टेस्ट करो। ये तो होंगे नहीं दो, तो इसको करो m स्क्वायर n का मतलब 2 दूनी 4 बटे √2। 4 बटे √2 को क्या कह सकता हूं 2√2, और 2√2 को क्या कह सकता हूं 2 की पावर 3/2। ठीक है, ये मैंने सी टेस्ट किया। माइनस एम एन स्क्वायर, एम का मतलब 2, एम एन स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 1 की पावर 2/3, और इसकी पावर कितनी है 2/3 है, तो ये 2/3 कट जाएगा, तो ये तो 1 ही होगा, तो 2 - 1 बराबर 1। ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, वैल्यू लेने के लिए आपकी प्रतिबद्धता बढ़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए और आपने देखा कि केवल और केवल वैल्यू का खेल था, उस वैल्यू का जो आप जानते हैं। अभी 66 की वैल्यू साइन 66 की पूछो झूल जाओगे ना थोड़ा सा, लेकिन अभी वो मैं कॉम्प्लेक्स पे लेके आपको चलूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक्स की इसकी हम यात्रा तय करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि टिक्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई प्लस जियो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब 3, जियो का मतलब क्लोज फिगर, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट यानी कि उनका मापन। राइट, तो टिक्नोमेट्री और कुछ नहीं है, ये जो आप पढ़ते हैं साइन कॉस टेन, दे आर नथिंग बट द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों सुन लेना, इसको हम कहते हैं बेस, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है आधार। हिंदी में लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो फिर आप फिर से, हमारे देश की बड़ी दयनीय स्थिति है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंग्रेजी मुझे सिखानी पड़ रही है।
लेकिन अब ऐसा ही चलेगा अगर आप तैयारी करनी है तो। इसको हम बोलते हैं लंब, लेकिन लंब नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा इसको परपेंडिकुलर। और थोड़ी आपके अंदर शर्म है तो मुझे दोबारा ना बोलना पड़े मैथमेटिक्स में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म होंगे जिनकी आपको हिंदी इंग्लिश पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कि इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत होती ना हमें रेशियो याद रखने में इनका। ए बी बटे बी सी क्या होगा, बी सी बटे ए बी क्या होगा, ए बी बटे ए सी क्या होगा, ए सी बटे ए बी क्या होगा, बी सी बटे ए सी बटे बी सी, जिंदगी ए सी बी सी हो जाती, राइट। लेकिन इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने टिक्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा लिया। हमने कहा कि भैया अगर ये ए बी बट्टे बी सी है तो इसका मतलब होना चाहिए 10, और इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। तो यहां से देखिए आपने पढ़ा है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारी कामना है। या आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, पढ़ा है। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। और कुल मिला के है क्या, साइन थीटा हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा यहां पर क्या है, आधार बटे कर्ण, बी सी ओवर ए सी। टेन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी बटे बी सी। ये बहुत बच्चों वाली चीज अभी मैं आपको करा रहा हूं, फिर बड़ों वाली भी कराऊंगा, लेकिन बेसिक है, सुन लीजिए। अब आप देखिए ऐसे ही इनके उल्टे सब क्या हो जाते हैं, कोसेक, सेक और कॉट। ये है क्या साइन थीटा, ए बी बटे ए सी, ए बी त्रिभुज की भुजा है, बी सी क्या है, ये भी त्रिभुज की भुजा है, और ये त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं या नहीं। तो साइन कॉस 10 से आपको उल्टी नहीं आनी चाहिए, चक्कर नहीं आने चाहिए। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स बिल्कुल कमजोर है, दे आर नथिंग बट द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं और कुछ नहीं, ठीक है भाई। और इन भुजाओं के अनुपातों से देखो कैसे कैसे खेलते हैं। अब ये आपको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें ट्रिपलेट काम करते हैं। मैंने कहा ट्रिपलेट सीख लेना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिनको बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट से हो जाते हैं, जैसे 3 4 5। 3 4 5 का मतलब 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट क्यों है कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इससे भी बहुत सारी बन जाएंगी। अब इसमें आप किसी भी कांस्टेंट के का गुणा कर दें तो भी आपको ट्रिपलेट ही प्राप्त होगा। 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता। और किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो ट्रिपलेट ही प्राप्त होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले में ए सी स्क्वायर से भाग दे दिया जाए पूरे में, तो यहां पे ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कितना आएगा, 1। यहां पे ए बी अपॉन ए सी क्या बताया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और बी सी अपॉन ए सी का मतलब कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूला बन के आ गया आपके पास, आ गया। रेशियो से ही तो खेल रहे हैं, त्रिभुज की भुजाओं से ही तो हम खेल रहे हैं। अब क्या करें, इसमें ए बी स्क्वायर का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा यहाँ। और ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कितना होता है, कॉट स्क्वायर। सिमिलरली अब इसमें बी सी स्क्वायर का भाग देते तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपके देखो बेसिक फॉर्मूले आते जा रहे हैं या नहीं। केवल इन रेशियोज के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो और नए नए फॉर्मूले डिराइव कर रहे हो रहा है। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी के ये फॉर्मूले जानते ही होंगे, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये सब आप जानते ही होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। जो वैल्यूज थी जिनका मैं यूज कर रहा था, कोई ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता जो न जानता हो इनके नाम। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। भाई इतने के तो पता होगा, भले ही तुम्हें 66 डिग्री का नहीं पता हो।
लेकिन असली काम भी हमारा यहीं से शुरू होता है। साइन, देखो क्या करते हैं हम, यहां पे लिख लिया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। दिस इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये होती है साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है भाई, रटी होगी, लेकिन अब ट्रिक के लिए मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, और मैं एनडीए का क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखिए, आपने साइन में देखा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एज द एंगल इंक्रीजेज इट्स वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखो, 0 पर 0 थी, 30 पर 0.5 हो गई, 47 पे 0.7 हो गई, लगभग 0.85 हो गई, फिर 0.85 हो गई, फिर कितना हो गई, 1 हो गई। तो जैसे जैसे इसमें कोण बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। कॉस का ट्रेंड देखिए भाई, कॉस का इसका उल्टा ट्रेंड है, ये होता है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 45 डिग्री पर साइन की और कॉस की वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता, एक ऑब्जर्वेशन। और दूसरा कॉस का ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। ये ऑब्जर्वेशन बिठा लीजिए, मैं सैकड़ों क्वेश्चन इस ऑब्जर्वेशन पे आपको करा दूंगा, आपको लगेगा हो क्या रहा है ये, राइट। ये ऑब्जर्वेशन है। एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था एक कि साइन 66 की वैल्यू ज्यादा है अथवा कॉस 66 की। तो ऑप्शंस थे साइन 66 इज ग्रेटर देन कॉस 66। तो आप जानते हैं साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान बढ़ता जाता है। तो साइन 66 की वैल्यू बड़ी होगी कॉस 66 से। समझ में आ रही है कहानी? अब देखिए tan का सिद्धांत क्या है। अगर इसमें इन्वर्स होता तो sin इन्वर्स 60 की बड़ी हुई है sin 60 मतलब इन्वर्स कर सकता होता था, sin 66 की वैल्यू बड़ी हुई है, sin इन्वर्स 60 निकाल लोगे, उसमें कौन सी आफत आ रही है इनवर्स में? देखो, इनवर्स कुछ नहीं होता। जब मैं इनवर्स पे आऊंगा तो आपको चर्चा बताऊंगा, उसके रेंज और डोमेन भी मैंने आपको निकालने बताए होंगे अगर पहले क्लास ली होगी तो। अगर इस चीज को छोड़ें तो वैसे ज्यादा अच्छा। कॉस इनवर्स 1/2 है, तो हम इसमें सोचते हैं कि ये 1/2 किसकी वैल्यू है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो बात गलत है। कॉस में कभी भी कॉस इनवर्स 66 हो ही नहीं सकता, ये बात ही गलत है, बेईमानी है कहना। कॉस इनवर्स में हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, एंगल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आपको? अब एंगल की तुलना एंगल से होगी या वैल्यू से होगी? तो अभी खैर मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। ये बात समझ में आ गई ना? यहां पर कॉस इनवर्स 1/2 है, तो हम देखेंगे 1/2 कब होता है कॉस में, 60 पे। तो इसको मैं कॉस इनवर्स cos 60 लिख सकता हूं। आंसर क्या आएगा यहां पे? 60। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कॉस इनवर्स में 66 डिग्री नहीं हो सकता, यहां पे इंटीजर वैल्यू होती है। चलो आगे की बात है, छोड़ देते हैं इसको। tan की चर्चा करते हैं। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, दैट इज 0। ये कितना होता है? 1/√3। ये कितना होता है? 1। ये कितना होता है? √3। और ये कितना होता है? नॉट डिफाइंड। अब बाद बाकी की सब उल्टी पुल्टी वैल्यू होती है, आपको पता है। साइन की उल्टी क्या होती है? कोसेक। कॉस की उल्टी क्या होती है? सेक। tan की क्या होती है? कॉट। अब देखिए, अब ये tan की देखो कॉट होती है, सबसे पहले कॉट से ही चर्चा शुरू कर लेते हैं। 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करेंगे √3, इसका उल्टा करेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे 1/√3 और भैया 0। ठीक है। अब सिमिलरली कोसेक का देखिए, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। 1/0 नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और 1। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1, कॉस की उल्टी करते जाइए वैल्यूज को, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये वैल्यूज हैं, इनको थोड़ा सा आपको देखना है। अब देखिए, इन ऑब्जर्वेशंस को और हम डीपली काउंट करेंगे। tan में भी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है।
ये समझ में आती है चीज? कॉट में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू घट रही है, और टेन में 60 के बाद बड़ी तेजी से हलचल होती है। कभी आप 10 की टेबल देखें तो 10, अभी मैं हालांकि कराऊंगा जैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो 10 65 की कितनी होती है, 70 की कितनी होती है, 75 की कितनी होती है, 10 15 की कितनी होती है, कितनी होती है 10 15 की? लगभग 0.3। अरे भाई देखो, 10 में आप जानते हैं जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। 10 जीरो की जीरो और 10 30 की 1/√3। 1/√3 का मतलब देसी भाषा में 0.69, 0.6 समझ ले। तो अगर इसकी जीरो इसकी 0.6 है तो 15 की क्या होनी चाहिए? लगभग 0.3। चक्कर मत पड़ जाना। 15 18 की कितनी होनी चाहिए? लगभग 0.3। 3.5 समझ लो, 3.9 समझ लो, 0.39। गेटिंग माई पॉइंट? ये अंदाजा आपको सब क्वेश्चंस में काम आएगा। इसके बाद जैसा कि आप फॉर्मूलों के बारे में मुझसे अधिक परिचित होंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सबको याद होगा? साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली टेन ए प्लस बी का क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब इसी फॉर्मूले में अगर a बराबर b रख दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला किसका निकलेगा? साइन 2a का। साइन 2a हमारी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस। गॉट इट? कॉस 2a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अथवा साइन स्क्वायर ए को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 टेन 2a 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले में b बराबर 2a रख दिया जाए तो आपके पास किसके फॉर्मूले हो जाएंगे? साइन 3a के। ये निकाल पाएंगे अपने आप? कोई दिक्कत? ऐसे निकले निकलाए रखे होंगे तो वही बुक में, ठीक है ना, उनको याद कर लीजिएगा। और देखिए, मैथमेटिक्स में कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि ये हाईली इमेजिनेटिव थिंग्स पर बेस्ड है। आपने फिजिक्स के जितने ग्राफ पढ़े होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ग्राफ में आपको चारों क्वाड्रेंट को कष्ट देना पड़ता है। दे रहे हैं कष्ट चारों क्वाड्रेंट को। ये होता है 90 तक, ये होता है 180 तक, ये होता है 270 तक, ये होता है 360 तक। और इसमें एक सूत्र चलता है, ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा अथवा ऑल सिल्वर टी कप। यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे टिक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव रहता है। तीसरे में टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव रहता है, बाद बाकी के सब नेगेटिव रहते हैं। और चौथे में कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव रहता है, बाद बाकी के नेगेटिव रहते हैं। देखिए, और इसका पोस्टमार्टम करिए। साइन 1320 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखो ये 1320 का ठहराव कहाँ है। ठहराव का मतलब कहां पर ये ठहरता है। तो इसको हम देखिए 90 के मल्टीपल में तोड़ लेते हैं। 9 का भाग देंगे तो ये लिख सकता हूं इसको, ठीक है।
14 चक्कर लगाएंगे, 4 3 12 13 14, यहाँ पे आ रहा है क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू तो आएगी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 90 के 14 चक्कर लगाने हैं, 14 चक्कर लगाने के बाद फिर अगले क्वाड्रेंट में कूद जाना है क्योंकि 60 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव, तो इसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। इतना तो पता है। अब अगर ये 90 का मल्टीपल इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हम साइन का साइन रहने देते हैं, कॉस का कॉस रहने देते हैं, टेन का टेन रहने देते हैं। अगर यही नंबर ऑड होता तो हम इसको चेंज कर देते, साइन का क्या कर देते? कॉस कर देते। एम आई क्लियर? तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। 90 से बियॉन्ड वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने ट्रिक दी है, मैंने और क्वाड्रेंट्स के लिए नहीं दी है, पहले क्वाड्रेंट के लिए दी थी ट्रिक, ध्यान रखना। मैं 90 तक ही सीमित था जब मैंने ट्रिक से आपके साथ चर्चा की। आई वॉज कन्फाइंड टू द 90s ओनली, राइट। अब 90 से बढ़ेंगे आगे तो भाई दूसरे क्वाड्रेंट में तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, साइन पॉजिटिव बाद बाकी की नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में फिर से गड़बड़, चौथे क्वाड्रेंट में फिर से गड़बड़। लेकिन पहले क्वाड्रेंट में सब समान रूप से हैं। पहले क्वाड्रेंट में यहां लोकतंत्र विद्यमान है, डेमोक्रेसी है, यहां पर सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, सभी पॉजिटिव हैं। और जब फिर इधर से चाइना भग जाओगे इंडिया से तो भाई सीधी सी बात है, यहां तो यही चलता है। और भग जाओ इधर सीरिया पीरिया अफगानिस्तान, तो यही होना है। लोकतंत्र केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रतिस्थापित है और किसी में भी नहीं, जहां पर सभी की वैल्यू समान होती है, पॉजिटिव होती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। ये आज हमारा, कल मैं इसके और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस करूंगा। उससे पहले देखें जरा, कोई मेरे से फॉर्मूला तो नहीं छूट गया? बुक हो तो किसी के पास? अब देखो ये बुक आपके पास है ही, तो फॉर्मूले आप याद कर लेना, लिखने की कोई ऐसी खास आना खास जरूरत नहीं है। अब सी डी के फॉर्मूले देखिए, इन्हीं फॉर्मूले से थोड़े थोड़े से खेल रहे हैं। सी डी का फॉर्मूला क्या है? देखिए आपने अभी ऊपर पढ़ा है ना कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हालांकि आपकी बुक है, फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और जब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा तो हमारे पास आया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। क्लियर? अब इस वाली इक्वेशन में थर्ड में आपको क्या करना है? a प्लस बी को आप मान लीजिए c, और a माइनस बी को आप मान लीजिए d। इसीलिए इसको कहते हैं सी एंड डी का फॉर्मूला। और जब ये सब मानेंगे तो इनको जोड़ देंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? भाई दोनों को जोड़ा, ये कट गया, 2a बराबर c प्लस डी, a बराबर c प्लस डी अपॉन 2। और b बराबर क्या आएगा? c माइनस डी अपॉन 2। अब ये चीजें थर्ड में रख दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन c प्लस साइन d का, और ये फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई 2। ये होते हैं सी एंड डी के फॉर्मूले। अब साइन c प्लस साइन d का मैंने आपको निकालना बता दिया, कॉस c कॉस d का निकाल लेंगे, कॉस c माइनस कॉस d का निकाल लेंगे। इन फॉर्मूलों को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और 10 3a के फॉर्मूले निकल जाएंगे, 3a के फॉर्मूले। ओके, एक और खास बात आपको जो अपने जहन में रखनी है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और बाद बाकी का टेन माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है भाई। अब कुछ चीजों से एनडीए में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो फ्रेम करते हैं पेपर्स, उनको बहुत प्यार है। देखिए किससे? 15 डिग्री से।
और किससे प्यार है? 36 डिग्री से, 18 डिग्री से, 54 डिग्री से। इनकी वैल्यूज डायरेक्ट आपकी बुक में दे रखी हैं, इनकी वैल्यू याद कर लीजिए। हिंदी में लिख रहा हूं, याद कर लीजिए, रट लीजिए। हालांकि इस पे भी मैं ऑब्जर्वेशंस आपको करा सकता हूं, लेकिन रट लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन 15 की, tan 15 की वैल्यू जैसे मैंने कितने बताई, लगभग कितनी होगी? 0.3। लेकिन वैसे साहित्यिक भाषा में कहें तो कितनी होगी? √2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 कितना हुआ? लगभग 0.3 ही हुआ है नहीं? तो मैंने जो आपको प्रवचन दिया वो सही था, इसका मतलब। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली साइन 15 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √3 माइनस 1/2 √2 साहित्यिक भाषा में। और तुम्हारी देसी भाषा में कितनी होनी चाहिए? लगभग 0.25। भाई 30 पे 0.5 हो जाती है जीरो, तो 0.25 होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो इस तरीके से इन वैल्यूज को याद कर लीजिए। वहां पे अब गणतज्ञ और रामानुजम बनने की कोई जरूरत नहीं है कंपटीशन में, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट का खेल है पूरा ये। ध्यान रखना, एंट्रेंस टेस्ट और स्पेशली डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स आर डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स थिंकिंग अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। candidates ability to think under stressful conditions, they are designed specifically, they are designed in this way। उनको डिजाइन ही इस प्रकार से किया जाता है कि तुम तनावग्रस्त कैसा सोचते हो। और ध्यान रखना कि विपरीत परिस्थितियों में जब तनाव है, वो समय निकल रहा है, तभी आप कैसा सोचते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, यही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। राइट? तो इनको याद कर लीजिए। वहां पे बुद्धि मत लगाना कि खामखा भाई tan 15 की निकालनी है तो tan 45 माइनस 30 कर लो, फिर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगी वैल्यू, खुश हो जाओगे आप। उसमें भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। वो खुश होने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी या तो 0.3 याद रखो, और या साहित्यिक भाषा में रखनी है तो 2 माइनस √3 याद रखो। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब ये जो पहला है एंगल्स एंड टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? 273 क्वेश्चन है मात्र। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि कोई एयरवेयर फोर्स की बुक आप प्रेफर मत करो, नेवी की मत करो। 10-20 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 5 सेक्शन है टेक्नोमेट्री के। पहले सेक्शन में इतने क्वेश्चंस हैं। अब आपके ऊपर है कि कितने आप करके लाते हो। ठीक है? इसके बाद जैसा मैंने कहा कि 14वीं क्लास में आप पारंगत हो जाओगे। एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आपका जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को लगा लोगे तो और ज्यादा महापंडित हो जाओगे, फिर तुम अष्टावक्र हो जाओगे। राइट? फिर ज्ञान की कोई कमी नहीं, राजा जनक भी आपको बैठ के सुनेंगे। लो भाई, करना स्टार्ट करो। कोई डाउट है तो धुआंधार पूछते जाओ।